14 नवंबर 2023 को वॉयेजर 1 अचानक खामोश हो गया। वो हमारे सोलर सिस्टम से भी आगे निकल चुका था और अब सिर्फ बेकार का बाइनरी डेटा भेज रहा था। ऐसा लगा जैसे ये स्पेसक्राफ्ट हमेशा के लिए खो गया है। इसकी वजह निकली उसके फ्लाइट डेटा सिस्टम यानी FDS में मेमोरी का खराब हो जाना। इससे हमेशा के लिए कम्युनिकेशन टूटने का खतरा था। लेकिन साइंटिस्ट्स की टीम ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, खराब हिस्से के कोड को प्रोब की मेमोरी के दूसरे हिस्से में डालने का। ये काम 18 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ और इसमें बहुत बड़ा रिस्क था। सिग्नल को वॉयेजर तक पहुंचाने में 22.5 घंटे लगते हैं और जवाब आने में भी उतना ही समय लगता है। हर कोशिश एक अनजान कदम जैसी थी। और फिर सिर्फ 2 दिन बाद, महीने की कड़ी मेहनत और इंतजार के बाद, कुछ हैरान करने वाला हुआ। वॉयेजर 1 ने फिर से संपर्क साध लिया। तो वॉयेजर ने सोलर सिस्टम के किनारे पर क्या अनोखी खोजें की थीं? वो जगह वैसी क्यों नहीं थी जैसा वैज्ञानिकों ने सोचा था? और महीनों की खामोशी के बाद वॉयेजर 1 ने जो रहस्यमय सिग्नल भेजा था, उसमें अनोखा क्या था? उन्नीस 1970 के दशक के अंत में सोलर सिस्टम में एक दुर्लभ घटना हुई। ग्रहों का एक ऐसा अलाइनमेंट हुआ जो हर 175 साल में सिर्फ एक बार होता है। उस पल में सारे बड़े गैस वाले ग्रह सोलर सिस्टम के एक तरफ लाइन में आ गए। इससे उन्हें एक ही मिशन में स्टडी करने का एक अनोखा मौका मिला और नासा ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वॉयेजर 1 को उसके जुड़वा वॉयेजर 2 के बाद लॉन्च किया गया था, लेकिन तेज रास्ते की वजह से वो आगे निकल गया। उसकी रफ्तार 38,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लॉन्च के सिर्फ 13 दिन बाद उसने 7.2 मिलेनियम मील की दूरी से पृथ्वी और चांद की एक ऐतिहासिक तस्वीर ली, जो उनके शानदार सफर की शुरुआत का प्रतीक बन गई। 1969 में दोनों यान जुपिटर पर पहुंचे। उन्होंने वहां के अनजान रिंग्स, 3 नए चांद खोजे और उसके सबसे बड़े सैटेलाइट्स की साफ तस्वीरें ली। उन्होंने पक्का किया कि गैनीमेडे ही सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चांद है, न कि टाइटन, जैसा कि पहले माना जाता था। उन्होंने ये भी पाया कि यूरोपा की सतह चिकनी बर्फ से ढकी है, जिसमें दरारें हैं। इस डेटा से एक सब सरफेस ओशन यानी सतह के नीचे समुद्र होने की थ्योरी को बल मिला। साथ ही साइंटिस्ट्स ने जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट को पहली बार करीब से देखा। यह सदियों पुराना तूफान है जो हमारी पृथ्वी से भी बड़ा है। जुपिटर तो उनके शानदार सफर का बस एक पहला पड़ाव था। उनकी ग्रेविटी का इस्तेमाल करके रफ्तार बढ़ाने के बाद दोनों यान 1980 और 1981 में सैटर्न पर पहुंचे। ये वॉयेजर मिशन में एक बड़ा मोड़ था। शुरू में यह मिशन सिर्फ 4 साल का था, जुपिटर और सैटर्न को स्टडी करने के लिए, लेकिन नासा ने उनका रास्ता ऐसा बनाया था कि वो दूसरे ग्रहों तक भी जा सकें। एक बड़ा फैसला था टाइटन के करीब से गुजरना, जो सोलर सिस्टम का अकेला ऐसा चांद है जिसका वायुमंडल बहुत घना है। आखिर में वॉयेजर 1 को टाइटन की ओर भेज दिया गया। इस वजह से वो आगे का सफर जारी नहीं रख सका, जबकि वॉयेजर 2 को यूरेनस और नेपट्यून की ओर भेज दिया गया। इन यानों ने सैटर्न और उसके रिंग्स की बहुत साफ तस्वीरें भेजी, जिससे पता चला कि ये सैकड़ों पतले और अनोखे रिंग्स से बना है। 4 नए चांद भी खोजे गए, जिनमें से मिमास खास था। उस पर बहुत सारे गड्ढे थे, जिसमें सबसे बड़ा हर्शल क्रेटर था, जिससे वो स्टार वॉर्स के डेथ स्टार जैसा दिखता था। लेकिन टाइटन पर एक बुरी खबर मिली। उसका वायुमंडल इतना घना था कि उसकी सतह के रहस्य पता नहीं चल सके। हालांकि एनालिसिस से पता चला कि टाइटन का तापमान मीथेन के ट्रिपल पॉइंट के करीब था। ये एक ऐसी अनोखी हालत है जहां मीथेन वैसे ही व्यवहार करती है जैसे पृथ्वी पर पानी करता है। सैटर्न के बाद दोनों यानों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। सैटर्न की ग्रेविटी ने वॉयेजर 1 की रफ्तार बहुत बढ़ा दी और वो इतिहास का सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट बन गया। इसी बीच वॉयेजर 2 अपने ग्रहों के टूर पर आगे बढ़ता रहा, यूरेनस की ओर। वो जनवरी 1986 में यूरेनस पहुंचा और उसकी सतह के 50,600 मील करीब से गुजरा। साइंटिस्ट्स ये देखकर हैरान थे कि यूरेनस जुपिटर और सैटर्न से बहुत अलग था।
जहां गैस वाले ग्रहों में 90% हाइड्रोजन और हीलियम होता है, वहीं यूरेनस में ये गैस सिर्फ उसके वायुमंडल में है। उसके नीचे पानी, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड का एक समुंदर है और केंद्र में चट्टान और बर्फ है। बाद में इस तरह के ग्रहों को आइस जायंट नाम दिया गया। यूरेनस सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह भी निकला, नेपट्यून से भी ज्यादा ठंडा। यूरेनस का डेटा इकट्ठा करने के बाद वॉयेजर 2 अपने आखिरी टारगेट नेपट्यून की ओर बढ़ा। वो अगस्त 1989 में नेपट्यून पहुंचा और ये आज तक का एकमात्र स्पेसक्राफ्ट है जो सोलर सिस्टम के 8वें और सबसे दूर के ग्रह पर पहुंचा है। 25 अगस्त 1989 को वॉयेजर 2 ने नेपट्यून की पहली साफ तस्वीरें ली और अपना ग्रैंड टूर पूरा किया। ग्रह चमकीले नीले रंग का दिखाई दिया, हालांकि बाद में डेटा से पता चला कि उसका असली रंग आसमानी हरे जैसा है। जब वॉयेजर 2 यूरेनस और नेपट्यून की खोज कर रहा था, तब वॉयेजर 1 सिर्फ दूसरे स्पेसक्राफ्ट को देखता रह गया। सैटर्न मिशन के बाद इंजीनियर्स ने उसके ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स बंद कर दिए थे। सिर्फ वही टेक्नोलॉजी चालू रखी गई जो आसपास के माहौल को स्टडी कर सके। लेकिन वॉयेजर 1 को इतिहास रचने का एक और मौका मिला। 14 फरवरी 1990 को 3.72 बिलियन मील्स की दूरी से उसने पृथ्वी की एक तस्वीर ली, जिसमें पृथ्वी सिर्फ 0.12 पिक्सल की एक हल्की नीली बिंदु जैसी दिख रही थी। यह यादगार तस्वीर, जिसे पेल ब्लू डॉट के नाम से जाना जाता है, वॉयेजर 1 द्वारा ली गई आखिरी तस्वीर थी। इसके बाद दोनों यानों के कैमरे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। इसके बाद हमारे अंतरिक्ष के ये यात्री एक लंबी शांति की अवधि में चले गए, जो 1.5 दशक तक चली। लेकिन फिर एक असाधारण घटना हुई। 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 के इंस्ट्रूमेंट्स ने सूरज से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स में तेज गिरावट दर्ज की और साथ ही अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक रेज में बढ़ोतरी देखी। इसका मतलब ये था कि स्पेसक्राफ्ट आखिरकार इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका था। ये वो इलाका है जहां सूरज का असर खत्म हो जाता है। धीरे चलने वाले वॉयेजर 2 ने इसी सीमा को नवंबर 2018 में पूरा किया। हमारे सोलर सिस्टम का ये अनोखा बुलबुला, जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं, सूरज से लगभग 11 बिलियन मील तक फैला हुआ है। ये सोलर विंड से बनता है, जो सूरज से निकलने वाले पार्टिकल्स की एक धारा है, और ये हीलियोपॉज पर खत्म होता है, जो हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर मीडियम के बीच की सीमा है। वॉयेजर्स ही एकमात्र स्पेसक्राफ्ट है जिन्होंने इस सीमा को पार किया है और सोलर सिस्टम के बाहर निकले हैं। उन्होंने वहां जो खोजा, उसने साइंटिस्ट्स के बीच काफी दिलचस्पी और बहस छेड़ दी। पहले ये माना जाता था कि सोलर विंड सूरज से दूर जाने पर धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, लेकिन यानों के डेटा से पता चला कि सोलर विंड फीकी नहीं पड़ती, बल्कि एक तेज सीमा तक पहुंचती है। इस सीमा के पार उनका प्रभाव खत्म हो जाता है और इंटरस्टेलर स्पेस शुरू हो जाता है। इसका मतलब यह है कि सोलर विंड बस गायब नहीं होती, बल्कि अपनी दिशा बदल लेती है और दोनों माहौल के बीच एक फिजिकल बाउंड्री बनाती है। सोलर विंड हीलियोपॉज के चारों ओर अंधेरे से बहती है, जबकि इंटरस्टेलर प्लाज्मा बाहर से बहती है। हम हीलियोस्फीयर का आकार भी पता लगा पाए। एक तरफ ये एक गोले जैसा है, जबकि दूसरी तरफ ये एक लंबी पूंछ से खिंच जाता है। हैरानी की बात यह है कि यह आकार स्थिर नहीं है। सोलर सिस्टम की सीमा लगातार हिल रही है। हीलियोस्फीयर की सतह पर बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं। ये लहरें 10 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक पहुंच सकती हैं, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का 10 गुना है, यानी लगभग 930 मिलियन मील। इसके अलावा वॉयेजर डेटा की स्टडी करके साइंटिस्ट्स ने पाया कि हीलियोपॉज बहुत ही कम समय में तेजी से बदल गया। शायद इसी वजह से दोनों यानों को हीलियोस्फीयर की सीमा पार करने में इतना लंबा, यानी पूरे 6 साल का अंतर लगा। हालांकि हीलियोपॉज की हलचल में ये बदलाव मौजूदा साइंटिफिक मॉडल्स से मेल नहीं खाते और अब तक अनसुलझे हैं। इसी तरह हीलियोपॉज के पास सोलर विंड का तापमान और घनत्व भी समझ के परे है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स को उम्मीद थी कि इंटरस्टेलर रेडिएशन से सोलर पार्टिकल्स के धीमे होने पर तापमान और घनत्व में तेज बढ़ोतरी होगी। ऐसा हुआ तो, लेकिन मापे गए मान थियोरेटिकल प्रेडिक्शन से 10 गुना कम थे। ये एनर्जी कहाँ खोजी जाती है, ये अभी भी साफ नहीं है। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के डेटा से ये भी पता चला कि इंटरस्टेलर स्पेस में ज्यादा घना और ठंडा प्लाज्मा होता है, जबकि सोलर सिस्टम की सीमा के पास का प्लाज्मा ज्यादा गर्म और कम घना होता है।
अहम बात यह है कि ये दोनों तरह के प्लाज्मा एक दूसरे से मिलते हैं। सोलर विंड और इंटरस्टेलर विंड के पार्टिकल्स मिलकर एक तरफ की बाउंड्री लेयर बनाते हैं। लेकिन सूर्य और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच का इंटरैक्शन यहीं खत्म नहीं होता। सूर्य से निकलने वाली शॉक वेव्स हीलियोपॉज को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में जा सकती हैं। ये वैसी ही गड़बड़ी पैदा करती हैं जैसे सुपरनोवा से होती है, जो इंटरस्टेलर स्पेस में शॉक वेव्स फैलाते हैं। वॉयजर्स की बदौलत साइंटिस्ट्स को ये भी पता चला कि इंटरस्टेलर मैग्नेटिक फील्ड पहले सोचे गए से 2 से 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि इंटरस्टेलर पार्टिकल्स हीलियोस्फीयर पर उम्मीद से 10 गुना ज्यादा दबाव डालते हैं। इस इंटरैक्शन से मिला डेटा ये समझाने में मदद करता है कि सूर्य और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच क्या होता है। इन जानकारियों को उन सभी सितारों पर लागू किया जा सकता है जिन्हें साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि दूसरे स्टेलर सिस्टम्स में भी हमारे सोलर सिस्टम जैसी ही चीजें होती हैं। इंटरस्टेलर स्पेस में अपने पूरे सफर के दौरान वॉयजर्स ने पृथ्वी पर सिग्नल भेजना जारी रखा, जिससे उनके इंस्ट्रूमेंट्स की हालत और उनकी लोकेशन का डेटा मिलता रहा। हालांकि 2022 में वॉयजर 1 ने 14.6 बिलियन मील दूर से एक अजीब सिग्नल भेजा। वो अपनी पोजीशन के बारे में उल्टा सीधा डेटा भेजने लगा, जैसे शून्य का क्रम या नंबर 377। इस रहस्यमय सिग्नल ने वैज्ञानिकों को उलझन में डाल दिया। ये न्यूमेरिकल सीक्वेंस या तो कोई जरूरी जानकारी हो सकती थी या फिर किसी खराबी का संकेत। बाद में पता चला कि एक खराबी ही थी। समस्या स्पेसक्राफ्ट के ऑल्टीट्यूड कंट्रोल और मैन्यूवरिंग सिस्टम से जुड़ी थी। हालांकि स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली कंट्रोल करना अभी भी संभव था, लेकिन वॉयजर 1 को अपने सटीक पोजीशन का पता नहीं चल पा रहा था। शायद कॉस्मिक रेडिएशन ने उसके नेविगेशन सिस्टम पर असर डाला था। नासा के इंजीनियर्स ने दूसरे ऑनबोर्ड कंप्यूटर के जरिए टेलीमेट्री भेजकर इस समस्या को सफलतापूर्वक हल कर लिया। एक और चिंताजनक घटना तब हुई जब वॉयजर्स 1 14 नवंबर 2023 से शुरू होकर 5 महीने तक खामोश हो गया। ये उसकी एक चिप पर कोड खराब हो जाने के कारण हुआ था। इस समस्या को ठीक करने के लिए टीम ने कोड को ऑनबोर्ड कंप्यूटर के दूसरे सेक्शन में रीलोकेट करने का फैसला किया। 18 अप्रैल 2024 को डेटा ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें काफी समय लगना था। सिग्नल भेजने के बाद टीम को उसके स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचने के लिए 22.5 घंटे और जवाब के लिए और 22.5 घंटों का इंतजार करना पड़ा। 20 अप्रैल तक टीम ने ऑपरेशन की सफलता की पुष्टि की और 5 महीने बाद साइंटिस्ट्स वॉयजर 1 के साथ कम्युनिकेशन बहाल करने में कामयाब रहे। ये खामोशियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारे इन अंतरिक्ष यात्रियों का जीवन अब अपने अंत के करीब है। नासा को उम्मीद है कि वॉयजर 1 के इंस्ट्रूमेंट्स 2025 तक काम करेंगे, जिसके बाद उन्हें धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया जाएगा। कुछ सालों में स्पेसक्राफ्ट के पास पृथ्वी से कम्युनिकेशन करने के लिए जरूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, शायद मिशन की 50वीं सालगिरह के आसपास। ये इस प्रोजेक्ट का आखिरी अध्याय होगा। संपर्क टूटने के बाद भी इन अंतरिक्ष यात्रियों का सफर जारी रहेगा। वे शायद कई दिलचस्प चीजें देखेंगे, हालांकि वे अब हमें इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। वॉयजर 1 हर साल लगभग 3.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की गति से दूर जा रहा है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होती है, यानी लगभग 93 मिलियन मील या 150 मिलियन किलोमीटर। वॉयजर 1 इस समय ऑफ्यूचस तारामंडल की ओर बढ़ रहा है। अब से 38,200 साल बाद ये उसरा माइनर तारामंडल में एक छोटे तारे के 1.7 लाइट ईयर्स करीब से गुजरेगा। उसका जुड़वा वॉयजर 2 सोलर सिस्टम से लगभग 3.1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स प्रति वर्ष की गति से दूर जा रहा है। लगभग 40,000 साल में ये एंड्रोमेडा तारामंडल में रॉस 248 नाम के 1.7 लाइट ईयर्स करीब से गुजरेगा। अभी वॉयजर 1 पृथ्वी से लगभग 15.5 बिलियन मील दूर है, जबकि वॉयजर 2 12.4 बिलियन मील दूर है। हालांकि उन्होंने बहुत पहले सूर्य के हीलियोपॉज को पार कर लिया था, लेकिन ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि वॉयजर्स ने सोलर सिस्टम को पूरी तरह से छोड़ दिया है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि सोलर सिस्टम में वो सब कुछ शामिल है जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में है। आज ये माना जाता है कि इस प्रभाव की आखिरी सीमा ओर्ट क्लाउड है।
ये सोलर सिस्टम के चारों ओर एक काल्पनिक गोलाकार क्षेत्र है जो उन कॉमेट्स का सोर्स है जो समय समय पर हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में आते हैं। ओर्ट क्लाउड में दो अलग अलग क्षेत्र शामिल हैं, गोलाकार बाहरी ओर्ट क्लाउड और एक अंदर का डिस्क के आकार का क्षेत्र। ओर्ट क्लाउड के बाहरी किनारे की अनुमानित दूरी सूर्य से 50,000 से 1,00,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक है, जो कि प्रकाश को एक साल में तय की गई दूरी के बराबर है। वॉयेजर 1 को ओर्ट क्लाउड के भीतरी किनारे तक पहुंचने में लगभग 300 साल लगेंगे और इसे पार करने में शायद लगभग 30,000 साल लगेंगे, और यही सोलर सिस्टम से उसकी आखिरी विदाई होगी। अगर अपने दूर के सफर पर स्पेसक्राफ्ट का सामना किसी बाहरी दुनिया के जीवन से होता है, तो उनके पास वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा तैयार किए गए संदेश हैं। इनमें एक सोने की परत चढ़ी कॉपर डिस्क पर एक फोनोग्राफिक रिकॉर्ड शामिल है। रिकॉर्डिंग का लगभग 3/4 हिस्सा संगीत है। डिस्क में विभिन्न भाषाओं में अभिवादन, अमेरिकी राष्ट्रपति और यूएन सेक्रेटरी जनरल के संदेश, पृथ्वी की आवाजें, इंसानी आवाजें, वेल के गीत और भी बहुत कुछ है। एलियंस के लिए इसमें बहुत कुछ होगा, लेकिन अगर वॉयेजर्स को कभी नहीं खोजा गया तो वे अंधेरे ठंडे इंटरस्टेलर वॉइड में शांति से तैरते रहेंगे। वे ज्ञान के लिए इंसान की खोज का प्रतीक बने रहेंगे और ब्रह्मांड को एक छोटे हल्के नीले बिंदु के निवासियों की महत्वाकांक्षाओं और आशाओं की याद दिलाते रहेंगे। 1977 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को केप कैनावरल से लॉन्च किया गया, 1 महीने से भी कम के अंतर पर। वैसे वॉयेजर 2 पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन उसका फ्लाइट पाथ अलग होने की वजह से वो हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर अपने साथी के 6 साल बाद पहुंचा। दोनों डिवाइसेस ने एक बहुत ही अजीब चीज देखी। जैसे जैसे आप सूरज से दूर जाते हैं, अंतरिक्ष का घनत्व बढ़ता जाता है। इंटरस्टेलर स्पेस को आमतौर पर एक वैक्यूम माना जाता है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है। मैटर का घनत्व बहुत कम है, पर यह मौजूद है। सोलर सिस्टम में सोलर विंड में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का औसत घनत्व 3 से 10 पार्टिकल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, लेकिन सूरज से जितनी दूर जाएं, ये उतना ही कम होता है। अंतरिक्ष का सबसे कम घनत्व सोलर सिस्टम के किनारे पर है। इस बाउंड्री को हीलियोपॉज कहते हैं। यहाँ पर सोलर विंड की स्पीड जो सूरज से निकलने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स की धारा है, या दूसरे शब्दों में सोलर प्लाज्मा, शून्य हो जाता है। सूरज और हीलियोपॉज के बीच के क्षेत्र को हीलियोस्फीयर कहा जाता है। ये एक तरह का बुलबुला है जिसमें सोलर सिस्टम के सभी ग्रह डूबे हुए हैं। इस बाउंड्री पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व 0.002 पार्टिकल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। कैलकुलेशंस के मुताबिक हीलियोपॉज के पीछे यानी इंटरस्टेलर स्पेस में पार्टिकल्स का घनत्व 0.037 पार्टिकल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर होना चाहिए। वॉयेजर 2 के इंस्ट्रूमेंट ने दिखाया कि सोलर सिस्टम के बाहर 119.7 एस्ट्रोनॉमिकल माइल्स की दूरी पर घनत्व 0.039 पार्टिकल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर था, जो कैलकुलेशंस से लगभग मेल खाता था। लेकिन फिर अजीब बातें शुरू हुई। 124.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स या 18.5 बिलियन किलोमीटर्स की दूरी पर घनत्व 0.12 पार्टिकल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर था। ये घनत्व क्यों बढ़ रहा है, इसके बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक और बुलबुले की बात करते हैं जो हीलियोस्फीयर से कहीं ज्यादा बड़ा है, ताकि आप समझ सकें कि ब्रह्मांड ने हमें एक नहीं बल्कि 2 बुलबुलों में कितनी सोच समझकर पैदा किया है। जब आप गहरे अंतरिक्ष की तस्वीरें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये इंटरस्टेलर धूल और चमकीली गैस के बादलों से भरा है, लेकिन 70 और 80 के दशक में ही वैज्ञानिकों ने ध्यान देना शुरू किया कि ये सूरज के आसपास का अंतरिक्ष इस तस्वीर से अलग है। ऐसा लगता है जैसे सोलर सिस्टम लगभग पूरी तरह से खाली जगह में लटका हुआ है। इस साल हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स यानी CFA के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि हाँ, हम सच में एक तरह की खाली जगह में हैं। उन्होंने बहुत मुश्किल कंप्यूटर सिमुलेशंस किए, जिससे अंतरिक्ष और समय का एक 3 डायमेंशनल मॉडल तैयार हुआ। स्टडी से पता चला कि सूरज और पृथ्वी एक बहुत बड़े बुलबुले के लगभग केंद्र में हैं, जिसका डायमीटर 1000 लाइट ईयर्स है। उन्होंने इसे लोकल बबल नाम दिया। कैलकुलेशंस के अनुसार ये लगभग 14 मिलियन साल पहले बनना शुरू हुआ था। इसके लिए जरूरी था कि कई मिलियन सालों में लगभग 15 मिलियन सुपरनोवा फटें।
इस धमाके की वजह से इंटरस्टेलर गैस बाहर की ओर धकेल दी गई, जिससे एक बुलबुले जैसी संरचना बनी जिसकी सतह बहुत घनी थी और अब भी ये लगभग आकार में बढ़ रहा है। जब ये बुलबुला पहली बार बना तो ये लगभग 60 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से फैल रहा था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की गाया स्पेस ऑब्जर्वेटरी के डेटा के अनुसार इस समय यह बुलबुला 4 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से फैल रहा है। इसकी सतह पर तारे बनने वाले 7 क्षेत्र पाए गए। लोकल बबल की सतह पर हर जगह तारे बनने की प्रक्रिया होती है और गैलेक्सी में ऐसे कई बुलबुले हैं। इसीलिए ये संभव है कि दूसरे तारे भी हैं, शायद ग्रहों के साथ, जो हमारी तरह ही अपने लोकल बबल्स में हैं। दिलचस्प बात यह है कि सूरज शुरू में इस बुलबुले के केंद्र में नहीं था। जब ये भयानक विस्फोट हुए तो सूरज घटना स्थल से बहुत दूर था, लगभग 1000 लाइट ईयर्स दूर। लेकिन जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने समझाया, लगभग 5 मिलियन साल पहले गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगाते हुए सूरज लगभग इस बुलबुले के केंद्र में आ गया। ये बात दूसरी स्टडीज से भी मेल खाती है, जिसमें पृथ्वी की परत में सुपरनोवा से आए रेडियो एक्टिव आयन आइसोटोप के जमाव का अनुमान लगाया गया है। रिसर्चर्स का मानना है कि मिल्की वे में शायद और भी तारे बनाने वाले बुलबुले हैं। रिसर्च की लेखक एलिसा गुडमैन बताती हैं कि आंकड़ों के हिसाब से सूरज एक विशाल बुलबुले के बीच में नहीं होता अगर ये बुलबुले हर जगह फैले हुए ना होते। लोकल बबल ठीक वही बुलबुला है जिसमें हम अभी हैं। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि सूरज शायद अपने इतिहास में कई सुपर बबल्स से गुजरेगा। साइंटिस्ट्स ने ब्रह्मांड की तुलना स्विस चीज से की है। इसमें छेद सुपरनोवा विस्फोट से बनते हैं और इन छेदों के किनारों पर नए तारे बन रहे हैं। रिसर्च टीम की योजना और भी कॉस्मिक बबल्स का नक्शा बनाने की है ताकि उनके आकार, स्थान और साइज का पूरा 3D मॉडल मिल सके। ये पता लगाकर कि ये बुलबुले कहाँ हैं, वैज्ञानिक ये समझ सकते हैं कि वे तारों के लिए नर्सरी का काम कैसे करते हैं, वे एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं और मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज समय के साथ कैसे विकसित हुई हैं। लोकल बबल के खुलने के साथ सोलर सिस्टम की संरचना कुछ इस तरह दिखती है। इसके केंद्र में सूरज है जिसके चारों ओर 8 ग्रह घूमते हैं। आखिरी ग्रह नेपट्यून है जो लगभग 4.45 बिलियन किलोमीटर या 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी है। नेपट्यून के पीछे क्यूपर बेल्ट है। ये छोटे छोटे खगोलीय पिंडों का एक समूह है जिनमें सबसे प्रसिद्ध प्लूटो है, जिसे लंबे समय तक एक ग्रह माना जाता था। क्यूपर बेल्ट लगभग 55 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैला हुआ है। आगे 125 से 135 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर हीलियोपॉस है, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। अब बताते हैं कि इसकी सीमा पर घनत्व क्यों बढ़ने लगता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि सोलर प्लाज्मा इंटरस्टेलर प्लाज्मा से टकराता है। कल्पना कीजिए कि दो धाराएं कॉस्मिक स्पीड से आमने सामने टकरा रही हैं। जाहिर है टक्कर की जगह पर घनत्व बढ़ जाता है। यह एक ट्रैफिक जैम जैसा है, पार्टिकल्स का एक केओस। और इस जाम के पीछे 0.75 से 1.5 लाइट ईयर्स की दूरी पर ओर्ट क्लाउड फैला हुआ है, जो बर्फीले पिंडों का एक गोलाकार बादल है। ये लंबे पीरियड वाले कॉमेट्स का सोर्स है। यहाँ इंटरस्टेलर विंड का दबदबा है, लेकिन सूरज अभी भी अपनी आखिरी ताकत से पिंडों को अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में बनाए हुए है। अब आप में से कई लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, हम एक बुलबुले में हैं, एक डबल बबल में, तो क्या इससे हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? छोटे बुलबुले यानी हीलियोस्फीयर के बारे में हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि उसी की बदौलत, उसकी सीमा पर बने ट्रैफिक जैम की वजह से पृथ्वी गैलेक्सी के केंद्र में आने वाले हाई एनर्जी कॉस्मिक पार्टिकल्स से सुरक्षित है। अब हम बात करते हैं लोकल बबल की। वैज्ञानिकों ने लंबे समय से पता लगाया है कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे एक स्पाइरल डिस्क के आकार की है। इसके केंद्र में कई स्पाइरल्स निकलते हैं जिन्हें वैज्ञानिक आर्म्स कहते हैं। अभी हमारा सूरज सैजिटेरियस आर्म और पर्सियस आर्म के लगभग बीच में है और हमारा सूरज गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगाता है। ये एक चक्कर 200 मिलियन सालों में पूरा करता है। इसे हम एक गैलेक्टिक ईयर कहते हैं। इंसान के आने के बाद से इस साल का सिर्फ 0.008 हिस्सा ही बीता है।
अपने रास्ते में सूरज अपनी सभी ग्रहों के साथ न केवल बुलबुलों से बल्कि इंटरस्टेलर गैस के जमाव से भी गुजरता है, जहां अंतरिक्ष में मैटर का घनत्व सैकड़ों गुना बढ़ जाता है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट मिरोस्लाव फिलिपोविच ने मिल्की वे के लेटेस्ट मॉडल का उपयोग करके जांच की कि जब सूरज गैलेक्टिक आर्म्स को पार कर रहा था तब पृथ्वी पर क्या हुआ था। इन आर्म्स में इंटरस्टेलर स्पेस का घनत्व बहुत ज्यादा है। सूर्य के स्पाइरल आर्म्स को पार करने के समय और 5 ज्ञात मास एक्सटेंशन की घटनाओं के बीच एक संबंध पाया गया है। ये घटनाएं 415, 322, 300, 145 और 33 मिलियन साल पहले हुई थी। तो हम मान सकते हैं कि अभी सूरज एक शांत बंदरगाह में है जो सभी जीवित चीजों के लिए अच्छा है, और हम कह सकते हैं कि इंसान बहुत भाग्यशाली है कि हम पृथ्वी पर तब आए जब सूरज लोकल बबल में उड़कर आया, या शायद ये दोनों घटनाएं किसी तरह से जुड़ी हुई हैं। इंसान का दिखना और सूरज का एक सुरक्षित जगह पर होना, विज्ञान के पास इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम अपने सिर के ऊपर इतना रंगीन आकाश सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि हम लगभग पूरी तरह से एक खाली जगह यानी लोकल बबल में हैं। अगर हमारे आसपास का स्थान ज्यादा घना होता तो कई तारे दिखाई नहीं देते, और कौन जानता है कि अगर हम सचमुच अंधेरे में होते तो हम अंतरिक्ष के बारे में इतना कुछ जान पाते। और हम कह सकते हैं कि लोकल बबल मानवता के लिए एक तोहफे जैसा है जो अब अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर चुका है। एक इंटरस्टेलर यान के लिए जो बहुत तेज गति से चल रहा है, सबसे बड़ा खतरा धूल के कण होते हैं जो टक्कर के दौरान जहाज को बस पाउडर में बदल देंगे। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स में भी जहाजों के लिए फ्रंटल शील्ड की बात होती है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड ने खुद ही हमारा ख्याल रखा है। उसने सूरज के आसपास की धूल हटा दी है और मानो कह रहा है, आगे बढ़ो दोस्तों, अल्फा सेंटूरी और ताऊ सेटी का रास्ता खुला है। मानव जाति की सबसे बड़ी उपलब्धियों से जुड़े रहने के लिए अपडेट्स देखते रहें। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष एक वीरान खाली जगह है जहां किसी दूसरी सभ्यता का कोई निशान नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड बिल्कुल चुप है और हमारे अलावा किसी ने भी इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की? वैज्ञानिकों की हालिया खोज कुछ और ही साबित कर सकती है। सबसे दूर का स्पेस प्रोब वॉयेजर 1 लगभग 44 सालों की यात्रा कर रहा है और अभी भी पृथ्वी पर डेटा भेजता है। और एक दिन वैज्ञानिकों ने एक हैरान कर देने वाली अजीब कॉस्मिक यानी गुनगुनाहट सुनी। हालांकि प्रोब ने पहले भी इस तरह की रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं, लेकिन नया मिला सिग्नल काफी अलग था। इंसान के इतिहास में पहली बार हमें ये जानने का मौका मिला कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर क्या छिपा है। ये सिग्नल पृथ्वी से 14 बिलियन मील से भी ज्यादा दूर पाया गया। ये एक ऐसी आवाज थी जो लगभग 3 साल तक 3 किलोहर्ट्ज पर स्थिर रही। ये वॉयेजर 1 द्वारा अब तक खोजी गई सबसे स्थिर और लंबे समय तक चलने वाली गुनगुनाहट बन गई है, और वैज्ञानिक इसे तभी खोज पाए जब स्पेसक्राफ्ट काफी दूर पहुंच गया। लेकिन ये रहस्यमयी आवाज आई कहां से? ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये गुनगुनाहट ब्रह्मांड की गहराइयों में कहीं यात्रा कर रहे प्लाज्मा वेव्स का नतीजा है। प्लाज्मा एक तरह का मुख्य बिल्डिंग मटेरियल है जिससे लगभग सभी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं और उसे उत्सर्जित करते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रोब के 1 बिलियन मील और आगे बढ़ने के बाद भी ये आवाज लगभग वैसी ही रही। इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी ने दूसरे वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद एनर्जी का एक ऐसा सोर्स है जिसके बारे में हम अभी नहीं जानते। लेकिन ये कैसे संभव है जब अंतरिक्ष में कोई आवाज ही नहीं होती? खैर, ये सच है कि अंतरिक्ष के वैक्यूम में आवाज बहुत तेजी से खत्म हो जाती है क्योंकि वहाँ इतने पार्टिकल्स नहीं होते कि वो ट्रैवल कर सके। यहाँ तक कि ब्लैक होल की टक्कर या सुपरनोवा के बड़े विस्फोट जैसी आवाजों का भी कोई मौका नहीं है। तो वॉयेजर 1 ने इतने हल्के सिग्नल्स को कैसे इकट्ठा किया और ये डेटा पृथ्वी पर कैसे भेजा? खैर, स्पेसक्राफ्ट को 2 हाइपर सेंसिटिव एंटीनास के साथ डिजाइन किया गया था। ये एंटीनास अंतरिक्ष में प्लाज्मा वेरिएशंस का पता लगाने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए रेडियो सिग्नल्स का उपयोग करने के बावजूद जो प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं, इतनी दूरी तय करने में 20 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। दुखद सच्चाई ये है कि जल्द ही हमें वॉयेजर 1 से कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी पावर खत्म हो रही है।
इसीलिए प्रोब का जरूरी इंस्ट्रूमेंट शायद 3 या 4 साल और काम करेगा। वॉयेजर ने हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा काम किया है और ये अभी भी हमें आने वाले सालों में और भी जीवन बदलने वाली खोजों से हैरान कर सकता है। हालांकि प्रोब की ताजा खोज एक बड़ी बात है, नासा ने पहले भी कुछ अजीब आवाजें खोजी हैं, जिन्होंने वैज्ञानिकों को उलझन में डाल दिया था। 2007 में रिसर्चर्स को कुछ साल पुराने डेटा में अप्रत्याशित रूप से कुछ अजीब मिला। उन्होंने जो खुलासा किया था वो था FRBs यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट्स। ये इतने तेज होते हैं कि हर बर्स्ट केवल 1 मिलीसेकंड तक ही रहता है। इस बिंदु से रिसर्चर्स ने दूसरे संभावित FRBs की खोज शुरू कर दी और उन्हें बहुत सारे मिले। ये रेडियो बर्स्ट्स कुछ ऐसे सुनाई देते हैं। अब तक ऐसा लगता है कि हम ब्रह्मांड के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं उतने ही ज्यादा सवाल उठते हैं। क्या ये किसी बुद्धिमान एलियन सभ्यता का हम तक पहुंचने का प्रयास हो सकता है? शायद ये हमारी आंखों और कानों के लिए नहीं था, कौन जाने। ज्यादातर एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स का मानना है कि ये FRBs ब्लैक होल्स से आते हैं या फिर विशाल न्यूरॉन स्टार्स से, जो शायद सबसे छोटे लेकिन सबसे भारी और घने तारों में से हैं। दूसरे प्रोफेसर्स के पास एक ज्यादा रोमांचक विचार है। उनकी थ्योरी थी कि ये शक्तिशाली गलत दिशा में भेजे गए एलियन रेडियो सिग्नल्स थे। इन सिग्नल्स का मकसद था अपने लाइट ड्रिवन कॉस्मिक जहाजों को बहुत ज्यादा दूर तक चार्ज करना। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि ये FRBs किसी अकल्पनीय रूप से दूर के सोर्स से आने चाहिए, जो हमारी गैलेक्सी से अरबों खरबों लाइट ईयर्स दूर है। और जबकि हमारी टेक्नोलॉजीज इतनी दूर देखने के लिए सीमित हैं, ऐसा लगता है कि हमने अपने सोलर सिस्टम पर काफी अच्छी पकड़ बना ली है और नासा को कभी-कभी हमारे प्लैनेटरी सिस्टम के भीतर भी डरावनी आवाजें मिलती हैं। लेकिन मार्स के बारे में क्या? हम इसे काफी समय से स्टडी कर रहे हैं और नासा के परसेवेरेंस रोवर को अभी-अभी कुछ आकर्षक मिला है। रोवर के मार्स पर चलने की पहली असली आवाज। लेकिन इसमें दिलचस्प क्या है? खैर, पथरीले ग्रह की सतह पर धातु के पहियों की लुढ़कने की आवाज के साथ परसेवेरेंस ने एक अज्ञात तेज खरोंच की आवाज भी पकड़ी है। ये परसेवेरेंस द्वारा भेजी गई असली रिकॉर्डिंग है। कोई नहीं जानता कि इस खरोच की आवाज का कारण क्या है और जब नासा के वैज्ञानिक इसका सुराग पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये रहस्य अनसुलझा है और कल्पना के लिए जगह छोड़ता है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति रुकती नहीं है। 2030 में एक संभावित इंटरस्टेलर प्रोब मिशन हो सकता है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि ये उतना ही क्रांतिकारी हो सकता है जितना चांद पर उतरने का पहला प्रयास था। जरा कल्पना कीजिए, सबसे बड़ा रॉकेट सबसे तेज गति से उड़ता हुआ, वॉयेजर 1 से 10 गुना ज्यादा दूर जाने के लिए। ऐसे स्पेसक्राफ्ट के लिए अपेक्षित जीवन काल कम से कम 50 साल है। लेकिन वॉयेजर की सफलता और आज की एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को देखते हुए हर कोई उम्मीद करता है कि ये संख्या बढ़ेगी। ये मानवता का तारों के क्षेत्र में पहला महत्वपूर्ण कदम होगा। मिशन का मुख्य उद्देश्य हमारे पूरे सोलर सिस्टम को बहुत बड़ी दूरी से कैद करना है और इंटरस्टेलर स्पेस की खोज जारी रखना। एक बार ऐसा हो जाने पर हम अनंत ब्रह्मांड में अपनी जगह को परिभाषित करने के करीब पहुंच जाएंगे और गहरे अंतरिक्ष के रहस्यों को सुलझा लेंगे। स्पेस फ्लाइट्स के इतिहास में मानवता द्वारा लॉन्च किए गए केवल 5 स्पेसक्राफ्ट्स में ही हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ने की ताकत है। वॉयेजर्स इनमें से 2 स्पेसक्राफ्ट हैं और उन्होंने हमारी सोच से कहीं ज्यादा खोज की है और नासा के अनुमान से कहीं ज्यादा समय तक चले हैं। हमें लगता है कि उन्हें वो प्यार नहीं दिया जाता जिसके वो हकदार हैं। इसलिए अब हम आपको उनके बारे में बहुत ही दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। उन्होंने क्या खोजा है और वो कहां जा रहे हैं। 1972 में आधिकारिक तौर पर स्वीकृत वॉयेजर प्रोजेक्ट को मूल रूप से मरीनर जुपिटर प्रोजेक्ट कहा जाता था और प्रोब को पहले मरीनर 11 और मरीनर 12 नाम दिया गया था। लेकिन नासा ने नाम बदलने का फैसला किया क्योंकि ये दोनों नए प्रोब्स काफी एडवांस थे।
दूसरे शब्दों में वो बहुत ज्यादा एडवांस थे। और जब हम इस विषय पर हैं तो इन पुराने प्रोब्स की टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर को देखना वाकई दिलचस्प है। इन स्पेसक्राफ्ट को 44 साल पहले लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को और वॉयेजर 1 को 2 हफ्ते बाद 5 सितंबर 1977 को। ये उस समय की बात है जब ग्रेविटी असिस्टेड ऑर्बिटल ट्रेजेक्टरीज के विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी। यानी एक स्पेसक्राफ्ट की क्षमता कि वो पास के ग्रह की ग्रेविटी का उपयोग करके अपनी वेलोसिटी में एक बड़ा बूस्ट पा सके, जब तक कि स्पेसक्राफ्ट तय किए गए ऑर्बिट का पालन करता है। पहले बात करते हैं कंप्यूटर्स की, जो दोनों स्पेसक्राफ्ट में एक जैसे हैं। वॉयेजर्स पर हर कंप्यूटर सिस्टम ड्यूअल रिडंडेंट है, जिसका मतलब है कि हर चीज के दो हैं। अगर एक कंप्यूटर सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा काम कर सके। वॉयेजर्स प्रोब पर मौजूद हर कंप्यूटर में कुल मिलाकर सिर्फ 69.63 किलोबाइट्स की मेमोरी है। ये केवल एक औसत आकार की JPEG फोटो फाइल को स्टोर करने के लिए ही काफी है। स्पेस प्रोब का साइंटिफिक डेटा पुराने जमाने के डिजिटल 8 ट्रैक टेप मशीन्स पर एनकोड किया गया है। हालांकि वो आपके दादाजी की क्लासिक मसल कार में लगे 8 ट्रैक स्टीरियो जैसा बिल्कुल नहीं है। आज उनका कोई फिजिकल एग्जाम्पल मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास इसकी एक तस्वीर है। हाँ, ये डेटा टेप रिकॉर्डर है जिसे लॉकहीड को सब कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और ये 2 अलग अलग स्पीड पर डेटा रिकॉर्ड कर सकता है, 115.2 किलोबाइट पर सेकंड और 7.2 किलोबाइट पर सेकंड। प्लेबैक की स्पीड काफी धीमी थी। मैग्नेटिक टेप किस चीज से बना था और उसे अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में खराब होने से बचाने के लिए क्या राज इस्तेमाल किए गए थे, ये साफ नहीं है। जो भी राज थे वो काम कर गए लगते हैं। क्योंकि दोनों स्पेसक्राफ्ट में DTRs ने अपने लॉन्च से लेकर पूरे ग्रैंड टूर मिशन तक फ्लॉलेसली काम किया, और यहाँ तक कि एक्सटेंडेड मिशन में भी, जिसने इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के रास्ते पर डाल दिया। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के कंप्यूटर प्रति सेकंड लगभग 81,000 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं। आपका स्मार्टफोन जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं शायद उससे लगभग 7.5 हजार गुना तेज है। वो 160 बिट्स पर सेकंड पर पृथ्वी पर डेटा ट्रांसमिट करते हैं। इस स्पीड का अंदाजा लगाने के लिए अगर आप इस कनेक्शन का उपयोग करते तो आपको नेटफ्लिक्स से 5 GB की मूवी डाउनलोड करने में लगभग 8.5 साल लग जाते। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट में कुछ ऐसा है जो किसी और स्पेसक्राफ्ट में नहीं है, एक गोल्डन फोनोग्राफिक रिकॉर्ड। इन दोनों सोने की परत चढ़ी कॉपर डिस्क में 115 एनालॉग एनकोडेड तस्वीरें, 55 भाषाओं में अभिवादन, पृथ्वी की आवाजों का 12 मिनट का मोन्टाज और 90 मिनट का संगीत है। ये इस उम्मीद में बनाया गया था कि अगर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सभ्यता इन प्रोब्स में से किसी एक को खोज ले। हर स्पेसक्राफ्ट को पावर देने के लिए 3 प्लूटोनियम डाइऑक्साइड रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स या RTGs हैं। हर प्रोब में 11 अलग अलग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे थे, जिन्हें अगर हम विस्तार में समझें तो आसानी से 1 घंटा लग जाएगा। इसके बजाय आइए कुछ रोमांचक चीजों को देखें जो वॉयेजर प्रोब ने खोजी और उनके मिशन के दौरान ली गई तस्वीरें। दोनों स्पेसक्राफ्ट अलग अलग रास्ते पर और अलग अलग स्पीड से यात्रा कर रहे हैं। वॉयेजर्स 1 तेज चल रहा है, लगभग 63,155.07 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। वॉयेजर 2 की वेलोसिटी 56,327.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। वॉयेजर प्रोब्स हमेशा एक सिग्नल भेजते रहते हैं। हर प्रोब में एक 22.4 वॉट का रेडियो ट्रांसमीटर है जो लगभग एक छोटे रेफ्रिजरेटर लाइट बल्ब के बराबर है। चौंकाने वाली बात यह है कि जब तक उसका सिग्नल हम तक पहुंचता है, पावर घटकर लगभग 0.1 बिलियनवे हिस्से तक रह जाती है। ये इतना छोटा है कि नासा को अपने डीप स्पेस नेटवर्क एरे के विशाल रेडियो एंटीनास का एक साथ उपयोग करना पड़ता है, जिनमें दुनिया भर में एक दूसरे से दूरी पर स्थित 3 फैसिलिटीज शामिल हैं। मैड्रिड डीप स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स, कैनबरा डीप स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया के बेस्टो में कोल्डस्टोन डीप स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स में विशाल 70 मीटर का एंटीना। नासा के दुनिया भर में स्थित डीप स्पेस ट्रैकिंग एंटीनास की सेंसिटिविटी वास्तव में अविश्वसनीय है। इन विशाल एंटीनास को वॉयेजर की जानकारी को एक इतने कमजोर सिग्नल से पकड़ना होता है कि एंटीना से टकराने वाली पावर केवल 10 की घात -16 वॉट होती है।
एक आधुनिक इलेक्ट्रिक डिजिटल वॉच इस अविश्वसनीय रूप से कमजोर स्तर से 20 बिलियन गुना ज्यादा पावर पर काम करती है। और हमारी बात वॉयेजर से अभी खत्म नहीं हुई है। 29 अक्टूबर 2020 को मिशन ऑपरेटर्स ने वॉयेजर 2 को कमांड की एक सीरीज भेजी। 7 महीने की लंबी चुप्पी के बाद स्पेसक्राफ्ट अकेले उड़ रहा था, जबकि गोल्डस्टोन डीप स्पेस कम्युनिकेशंस कॉम्प्लेक्स में 70 मीटर का एंटीना रिपेयर और अपग्रेड किया जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि इतने सालों के बाद और इस तथ्य के बावजूद कि वॉयेजर 2 इंटरस्टेलर स्पेस में है, उसने एक सिग्नल वापस भेजा, ये पुष्ट करते हुए कि उसे कॉल मिल गया था और उसने अपने नए कमांड्स को बिना किसी समस्या के एग्जीक्यूट कर दिया था। जनवरी 2022 तक वॉयेजर 1 पृथ्वी से 23.3 बिलियन किलोमीटर दूर है और वॉयेजर 2 हमसे 19.3 बिलियन किलोमीटर दूर है। इन दोनों प्रोब्स पर ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स पावर बचाने के लिए बंद कर दिए गए हैं। वॉयेजर 1 ऑफ्यूचस तारामंडल की ओर बढ़ रहा है और वर्ष 40,272 एडी में ये उर्सा माइनर तारामंडल में एक छोटे तारे के 1.7 लाइट ईयर्स करीब से गुजरेगा। लगभग 40,000 वर्षों में वॉयेजर 2 रॉस 248 नामक एक तारे के लगभग 1.7 लाइट ईयर्स करीब आएगा, जो एंड्रोमेडा तारामंडल में स्थित है। लेकिन दुख की बात यह है कि इससे बहुत पहले ही हम इन दोनों स्पेसक्राफ्ट से हमेशा के लिए संपर्क खो देंगे और वो चुपचाप इंटरस्टेलर वॉइड में गुजर जाएंगे। ये दिलचस्प होगा कि अगर एक दिन बहुत दूर भविष्य में कहीं बाहर की कोई सभ्यता एक वॉयेजर को खोज ले और उसे फिर से पावर अप करना सीख जाए। अगर ऐसा होता है तो वो पुराना हार्डवेयर शायद आखिरी बार फिर से जिंदा हो जाए। ये देखने के लिए यहाँ बने रहें कि क्या वॉयेजर्स कुछ नया खोजते हैं और हमारे ब्रह्मांड में होने वाली सभी रोमांचक चीजों से अपग्रेड रहने के लिए। देखने के लिए धन्यवाद।